अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS310 ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वीक नंबर 2 जो है वो शेयर करने वाला हूँ। वीक नंबर 1 की वीडियो मैंने बना के चैनल पे अपलोड कर दी, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ये वीक नंबर 2 है, इसके अंदर हमने जो है वो आगे जो वीक नंबर 1 में हमने PHP स्टार्ट की थी, कोर PHP, उसकी चीज़ों को ही हमने आगे देखना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 60-70% ऑलमोस्ट आप C++ में, जावा में पढ़ चुके हुए हैं। कोई भी नई चीज़ नहीं है, टोटली आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। C++ में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जावा में पढ़ी होंगी या C# में पढ़ी होंगी। थोड़ा सा स्लाइड सा सिंटेक्स का डिफरेंस है, वैसे तो ज़्यादातर जो सिंटेक्स है वो C++ से रिलेवेंस करता है, ठीक है, यानी मिलता जुलता है। इसमें कंडीशन स्टेटमेंट हमने पिछली दफ़े भी पढ़ी थी। कंडीशन स्टेटमेंट कौन सी होती है? इफ़, उसके बाद स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ़, यानी एक और कंडीशन देनी है, और यहाँ फिर हम इसका अल्टरनेट जो है वो स्विच स्टेटमेंट होता है। हम इसके जो वो है सिंटेक्स को देखते हैं, वो 95% आप देख रहे होंगे, 90 to 95% उसका जो हमने एक रेप्लिका देखा है बिल्कुल सिमिलर टू C++ है। इफ कंडीशन, उसके बाद उसकी बॉडी, ठीक है। इफ एल्स में भी बिल्कुल वही सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। इफ कंडीशन, बॉडी, एल्स, फिर उसके बाद बॉडी। इसी तरह एल्स इफ अगर आपने एक और कंडीशन देनी हो, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो, फिर दूसरी अगर फॉल्स होती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग दो कंडीशन ट्रू हो, पहली कंडीशन ट्रू हो, दूसरी कंडीशन ट्रू हो, फिर अगर तीसरी कंडीशन, अगर वो दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो फिर तीसरी कंडीशन पे वो चली जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हम बीच में लॉजिकल ऑपरेटर हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इफ कंडीशन एंड कंडीशन 2, यानी अगर वो एग्जीक्यूट तब होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। एंड का मतलब ये कि दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ और के अंदर क्या होगा, अब ये उसने नेस्टेड इफ की कंडीशन दी है। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, पहले अंदर वाली जो है वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर वो ट्रू होगी तो फिर वो बाहर वाली चेक करेगा, बाहर वाली ट्रू होगी तो वो फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अलाउ टू चेक द एडिशनल कंडीशन विद द ब्लॉक ऑफ एनी एल्स, नेस्टेड इफ उसके अंदर अंदर जो कंडीशन होंगी वो सारी चेक। उसका जो आल्टरनेट हमने टर्निटी ऑपरेटर पढ़ा था कि पहले कंडीशन लिखते हैं और फिर वैल्यू 1, और अगर ट्रू होगा तो ये हो जाए, फॉल्स होगा तो ये हो जाए। ये उसका एक आल्टरनेटिव है इफ एल्स का, ठीक है। स्विच नहीं है, स्विच स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आप सिंटेक्स देख रहे हैं कि उसका सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट है। अब उसके बाद स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग मल्टीपल कंपैरिजंस। वहाँ पर हम एक या दो कंपैरिजन कर रहे थे, अगर हमें ज़्यादा करने थे तो हमें बार बार रीयूजेबिलिटी यानी का फीचर नहीं था, हमें बार बार उसको लिखना पड़ता था। अल्टरनेट है फाइल से, और ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई करती है वन वेरिएबल के अगेंस्ट सेवरल वैल्यू। यानी आपने इसके अंदर प्रोग्राम पढ़े होंगे कि आपने अपना ग्रेडिंग स्कीम कैलकुलेट करनी हो, यानी अपना ग्रेड कैलकुलेट करना हो कि मेरा ग्रेड इतनी परसेंटेज हो तो क्या ग्रेड होगा, या CGPA कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं। स्विच बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर आपने प्रोग्राम में देखा होगा कि एल्स ही यूज़ हो रहा होता है। स्विच, उसके बाद वेरिएबल, केस, उसकी वैल्यू, उसकी कोड एग्जीक्यूट, उसके बाद ब्रेक है, फिर वैल्यू 2, इस तरह ब्रेक, फिर एंड पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन। अगर ये सारे केस वैल्यूज़ जो है वो फॉल्स हो जाती हैं तो फिर इन दी एंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्विच स्टेटमेंट में ये होता है। यही बात मैंने आपको जो है वो बताई है। इसमें बस सिर्फ ब्रेक का नहीं बताया। वो ब्रेक क्या करता है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन इफ केस इज मीट। अगर तो वो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए होती है, अगर तो आपकी कंडीशन जो है वो मीट कर जाती है तो वहीं पर आपको वो स्टॉप कर देगा, उससे अगले केसेस को वो चेक नहीं करेगा, बस प्रोग्राम को टर्मिनेट करके आपको आउटपुट दे देगा। अब स्विच में क्या होता है, एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड वंस, एक दफ़ा एवेल्युएट होता है, कंपेयर द रिजल्ट ईच केस से वो कंपैरिजन करता चला जाएगा जब तक वो जो है वो मैच नहीं मिलता। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो फॉल थ्रू यानी बाहर निकाल देगा। डिफ़ॉल्ट जो है वो सिनेरियो में नो केस मैच, जब कोई केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वही बात जो हम पीछे पढ़ रहे हैं
वही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ ही नहीं आएगा। ये जस्ट आपको रीड आउट करने से जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात है कि कॉन्सेप्ट रीड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करें, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रखें और फिर कोड करें। इससे रीडेबिलिटी, एफिशिएंसी और मेंटेनेबिलिटी बिल्कुल बढ़ेगी। क्लियर कोड होगा, सिंगल एक्सप्रेशन को एक वक्त में हम इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मेंटेनेबिलिटी, अगर इसको मॉडिफाई करना हो केसेस को हम इजीली कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यूज को अगर हमने हैंडल करना हो तो उस कंडीशन में ये आइडियल है। क्वेश्चन भी ये इसके आ सकते हैं पेपर में कि इसके जो एडवांटेज हैं ओवर इफ एल्स वो बताएं, तो इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। अल्टरनेटिव ऑपरेटर जो है वो सिंप्लीफाई करता है इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ कंडीशनल ऑपरेटर बिकॉज इट evaluate a condition and return a value based on whether the condition is true or false। यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई, इसमें सिर्फ एक ही आप कर सकते हो, इसमें आप मल्टीपल्स पे नहीं जा सकते। यानी आप इफ एल्स में मल्टीपल जा सकते थे, स्विच में मल्टीपल जा सकते हो, लेकिन इसमें आप मल्टीपल में नहीं, इसमें एक में ही रहेगा। यहाँ वो सही है या वो गलत है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंडीशन इज ट्रू द वैल्यू बिफोर इज रिटर्न, द कंडीशन इज फॉल्स द वैल्यू आफ्टर इज रिटर्न, ठीक है। वैल्यू जो पहले होगी वो रिटर्न हो जाएगी ट्रू होने पे, और वैल्यू आफ्टर की होगी वो फॉल्स पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन बताया। बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि समटाइम्स आपको उसी जगह पर कम लाइंस ऑफ कोड में आपने कुछ चीज़ लिखनी होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के फीचर्स आ चुके हैं। नए फ्रेमवर्क्स में नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं विद द टाइम, कि आपने वही कोड आप 10 लाइन में लिख रहे हो, उसका जो अल्टरनेट होगा वो आप 1 या 2 लाइन में लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप देख लो कि 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट लाइंस के अंदर आप जो है वो उसको लिख रहे हो, ये फाइल्स को यूज़ करते हो, और यहाँ पर 5 लाइन का कोड सिर्फ 1 लाइन में आ रहा है। तो आपको ये वर्क हार्डर नहीं करना, वर्क स्मार्टर करना है, इसलिए चीज़ें होती हैं। अब लूप्स में आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा के आ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर एक नई चीज़ आई है जिसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। आपने वाइल लूप पढ़ी है, पहले वो कंडीशन देता है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। डू वाइल में क्या होता है, पहले वो बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। यानी उसमें डिफरेंस भी आपको मालूम है कि वो एक दफ़ा लाजमी चलेगी। वाइल लूप जो है वो पहली दफ़ा ही चेक करके अगर तो वो फॉल्स रहती है तो उस रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स मल्टीपल टाइम जो है वो एक ही सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। फॉर लूप भी सिमिलर है, उसमें आप वहीं पर इनिशियलाइज करते हो, वहीं पर कंडीशन देते हो, वहीं पर उसकी जो है वो इंक्रीमेंट कंडीशन जो है वहीं पर आप देते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है। अब फॉर ईच लूप जो है इसमें डिफरेंट है, वो हम उसको डिस्कस करते हैं आगे जाके, बाकियों को मैं जल्दी गुजार दूंगा। क्या वाइल लूप से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे कंडीशन है। बस ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो आपका कोड आपकी HTML एम्बेडेड HTML, जैसे BR जो है लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, वो आप देख रहे हैं। वेरिएबल के साथ, वेरिएबल जो है C++ में आप सिंपल उसके नाम को लिख देते हैं, लेकिन आप PHP में किस तरह लिखते हो, डॉलर के साइन के साथ, ठीक है। ये सारी वो बातें उसके अंदर। डू वाइल में भी सिमिलरली आप पहले कोड को एग्जीक्यूट करते हो और फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, तो एक दफ़ा ज़रूर वो एटलीस्ट वन रन, एक टाइम रन ज़रूर होगी। उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड उनका कंपैरिजन आपको ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कंपैरिजन आप देख लें, डिफरेंस आपको पता ही है कि वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है और वो बिफोर एग्जीक्यूशन चेक करता है वाइल लूप के, वाइल लूप में नहीं चेक करता। उसके बाद कॉमन यूजेज, रिपीट टास्क वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन। वाइल लूप में हमें ये चीज़, एक फीचर हमारे पास होता है कि जब हमें ये हम डेटाबेस में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, रीड फॉर डेटाबेस, जहाँ पर हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ रोज कितनी है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम वहाँ पर इसको वाइल लूप को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल लूप को शोइंग अ मेन्यू दैट शुड अपीयर एटलीस्ट वंस, उसने शो होना हो। आस्क यूज़र अंटिल द करेक्ट इनपुट इज एंटर, वहाँ पर भी हम डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी पेपर में कॉमन यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फोर लूप को भी आप जानते हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन। बहुत सादा, बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक बातें जो है वो
C++ की जो आपने या जावा में पढ़ी हुई हैं, ये बिल्कुल वही चीज़। इनिशियलाइज कंडीशन, फिर एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट और रिपीट जब तक वो अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये सिंपल है। फॉर लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप मिलती जुलती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम नेस्टेड फॉर लूप की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने नेस्टेड इफ के तरफ काम किया था, सिमिलरली हम लूप विद इन लूप कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर लूप के अंदर वाइल लूप कर लें और वाइल लूप के अंदर फॉर लूप। हमने इस तरह भी नेस्टेड करके हम कोई भी लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर लूप इज द बेस्ट सिचुएशन विद ईच नंबर ऑफ आइटरेशन नॉन। हमें जब नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तब ज़्यादा हम, लेकिन हम सिमिलरली उसको हम डेटाबेस के थ्रू हम क्या क्या, डेटाबेस में हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता तो हम उसमें वहाँ पर उस जो स्पेसिफिक टेबल है हम उसको वहाँ पर पुट करके हम यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट, इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट। ये बातें हमें वो पता है, हम कंक्लूजन में वही हमें पता है। अल्टरेट अरेज, क्रिएट टेबल्स एंड मोर, इसके लिए हम इसको लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आइटरेट अरे के मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू होगी फिर दूसरी, इस तरह हम आइटरेट करते करते सारी वैल्यूज़ को अगर हमने रीड करना हो, सर्च ऑपरेशन के लिए सर्च करना हो तो हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करना हो या टेबल की रोज़ क्रिएट करनी हो टेबल में, तो हम वो भी हम वहाँ पर भी हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने ब्रेक पढ़ी थी। ब्रेक में क्या होता है कि हम जो है ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है वो आपको कुछ कंट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। ब्रेक से आप वहीं पर टर्मिनेट करके नेक्स्ट में मूव कर देते हो। अगर आपके पास मल्टीपल लूप्स एंड नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप में आप सर्टेन जगह पे ब्रेक की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे वो ब्रेक होगी तो वो बाहर निकल के ऊपर वाली लूप में चली जाएगी, उससे ऊपर लूप है। ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट अ लूप, फॉर एग्जांपल वाइल, डू वाइल और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यूज टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली बेस्ड ऑन द कंडीशन पे बेस करते करते हुए हम इसको जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं लूप को। यानी प्रीमेच्योरली का यहाँ वो मतलब ये कह रहा है कि कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए, लेकिन अगर हम कंडीशन के अलावा हटके अगर उसे हम टर्मिनेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अच्छा, उसका एक उन्होंने एग्जांपल दिया है, एग्जिट द लूप व्हेन, अगर वो रीच कर जाता है 5 पे तो हम उसे यहाँ से हम लूप से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि उसने चलना तो 10 तक था, आप देख रहे हैं 0 से इनिशियलाइज होकर लेस देन इक्वल टू, यानी वो 10 तक चलेगा। 10 पे जाके उसने, लेकिन हमने ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन बीच में दे दी कि अगर वो 5 के इक्वल हो जाए तो उसे लूप को टर्मिनेट कर दो। ठीक है। 0 से 4 तक चलेगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। उसने ये एग्जांपल दी है। ब्रेक इन स्विच इज आल्सो क्रूशियल विद इन, ये हमने ब्रेक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमने उससे बाहर आने के लिए यूज होता है। इसमें आप देख रहे होंगे पहले भी हमने ये चीज़ देखी थी कि ब्रेक जो है वो हर जो है वो केस के बाद, इन केस के एंड में हमने ब्रेक ज़रूर लिखना होता है। ओनली द कोड एसोसिएट विद द वेंसडे केस विल बी एग्जीक्यूटेड। डे अगर वेंसडे हमने चेक करना है कि अगर तो वेंसडे होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और वो उसको ब्रेक कर देगा, वरना वो बाकियों को रन करके चेक करता जाएगा और फिर उसको वेंसडे पे आके एग्जीक्यूट कर देगा। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है skip rest of the current loop iteration. The execution jump to loop condition or increment step. Useful for skipping unwanted iterations. अगर तो आपको कहीं पर अनवांटेड आल्ट्रेशंस को स्किप करना है कि आपको नहीं चाहिए वो आल्ट्रेशन या आपको कंडीशंस नहीं चाहिए, कम यूज़ होता है क्योंकि बाज़ औक़ात ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। ठीक है। इससे आप ये ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू ब्रेक। कैसे? स्किप इवन नंबर्स, अगर हमने इवन नंबर्स बीच में स्किप करने हो तो हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू कर दे कि वो इक्वल टू अगर डिवाइड करें तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर वो सिर्फ ओड नंबर प्रिंट करेगा। अगर ये हमने ओड नंबर प्रिंट करना हो उसकी एग्जांपल के लिए हम अल्टरनेट ये कोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। ये अक्सर आप जगह पे देखेंगे कंटिन्यू जो है ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि वो आपकी फ्लो ऑफ प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करती है चीज़ें। ठीक है।
की डिफरेंस इज ब्रेक टर्मिनेट द इंटायर लूप, कंटिन्यू स्किप द करंट आल्ट्रेशन। वो स्किप करता है आल्ट्रेशन को, वो टर्मिनेट कर देता है वहीं पर, वो करंट आल्ट्रेशन को स्किप कर देगा, अब नेक्स्ट आल्ट्रेशन पे ले जाएगा। ब्रेक इज यूज टू एग्जिट द लूप और अ स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक जो है वो एग्जिट करती है, कंटिन्यू यूज टू मूव द नेक्स्ट आल्ट्रेशन, वो लूप के अंदर ही रह के नेक्स्ट आल्ट्रेशन पे मूव कर जाएगा, यानी जो वो आल्ट्रेशन वहाँ वो करंटली, जैसे हमने उसे कहा कि इवन नंबर को स्किप कर दे, जब वो इवन नंबर के पर आएगा तो उसको चेक नहीं करेगा, वो उसको आगे मूव कर देगा एक नंबर। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वहाँ पर वो 5 आ गया था और हमने चाहा था कि वो सॉरी वहाँ पर 6 आ गया, फॉर एग्जांपल हमने इंक्रीमेंट किया और 6 आ गया, तो वो डबल इंक्रीमेंट कर जाएगा, वो वहाँ पर 6 नहीं वो 7 पे चला जाएगा ताकि वो ओड नंबर चेक कर सके। ठीक है, 6 को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस टाइम पे। रियल वर्ल्ड यूजेज में डाटा वैलिडेशन, स्किप इनवैलिड इनपुट यूजिंग अ कंटिन्यू। अगर हमें कहीं पर इनवैलिड इनपुट को स्किप करना हो, यानी आप एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है रियल वर्ल्ड में, कि आपने कहीं पर फ़ोन नंबर इनकरेक्टली एंटर किया है लेकिन आपको वो सबमिट नहीं करने दे रहा, आपको एरर दे रहा है कि आपने जो फॉर्मेट यूज़ किया है वो सही नहीं है फ़ोन नंबर का, तो आप अगर वहाँ पर पीछे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देते हैं तो वो आपको स्किप करने देगा। सर्च एल्गोरिदम में कैसे इस्तेमाल होता है? एग्जिट अ लूप व्हेन अ मैच इज फाउंड यूजिंग अ ब्रेक। अब ब्रेक यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है? वो एग्जिट कर जाएगा लूप में जब मैच फाइंड होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बेहतर चीज़ है कि अगर वो उसका मैच फाउंड हो जाता है डेटाबेस के अंदर तो वो एग्जिट कर जाना चाहिए। फिल्टर डाटा, प्रोसेस एनी स्पेसिफिक आइटम इन द लूप यूजिंग कंटिन्यू। अगर कोई स्पेसिफिक आइटम जो है वो आपने फाइंड करना हो तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हो। ठीक है, फिल्टर आउट कर लेते हो डाटा को इसके थ्रू। एरर हैंडलिंग, यूज ब्रेक टू एग्जिट अ लूप इफ द क्रिटिकल एरर अकर। अब ये ब्रेक हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पर कोई क्रिटिकल एरर जो है वो, एरर हैंडलिंग में कहीं एरर आ जाए। क्रिटिकल एरर का मतलब डेटाबेस एरर भी हो सकता है, रन टाइम एरर हो सकता है, कोई भी एरर हो सकता है। जब भी एरर आए वहाँ पर ब्रेक कर जाए लूप और आपको स्क्रीन पे एरर शो कराए, आगे कंटिन्यू ना करे एग्जीक्यूशन ताकि कोई मसला ना हो सके। अब अरेज के अंदर चले जाते हैं। अरेज आर ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा, आपने ये पहले पढ़ी हुई है कि कई वेरिएबल हम एज एन अरे ले लेते हैं और उसमें मल्टीपल डाटा डाल लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। इंडेक्स अरे होती है, एसोसिएटेड और मल्टी डायमेंशन अरे हो सकती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की अरेज होती हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें से। हम पीछे चले जाएं तो रियल वर्ल्ड यूजेस को भी हम क्वेश्चन आ सकता है, अरेज क्या होती है या टाइप ऑफ अरेज क्या होती हैं वो भी पूछा जा सकता है। अब इसमें इंडेक्स अरे क्या होती है? जो स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो, एलिमेंट आर स्टोर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, एक ऑर्डर में सिक्वेंशियली स्टोर होते हैं। ठीक है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, एक फ्लो में चलते हैं, और उसका जो इंडेक्स है वो 0 होगा, यानी अगर पहली वैल्यू 1 है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ये काफ़ी लैंग्वेजेस में आपको ये बात पहले भी पता होगा, C++ में इंडेक्स होता है अरे का वो 0 होता है। ठीक है, क्रिएटिंग अरे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अरे कंस्ट्रक्टर, आप अरे का कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट हैंड जो है वो हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, इसके अंदर अगर हम वैल्यू दे देते हैं तो हमें पता होता है कि कितने एलिमेंट्स की अरे होगी। अगर हमें नहीं पता तो फिर हम इसमें वैल्यू नहीं देते। ठीक है, आउटपुट रेड या आउटपुट 1, इसका मतलब जो है वो आप समझ सकते हैं नीचे कि जैसे उसने इको डॉलर कलर्स 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू है वो प्रिंट करो। इंडेक्स नंबर 0 पे रेड है, इंडेक्स नंबर 1 पे ग्रीन है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो है वो ब्लू है। सिंपल एग्जांपल है, सादा, ये आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक्सेस एलिमेंट यूजिंग देयर इंडेक्स विद इन द ब्रैकेट स्क्वायर, अगर वो हमने एक्सेसिंग एलिमेंट का हमें नहीं पता तो हम उसको ये लिख देते हैं। ठीक है, यानी हम विद इन ब्रैकेट, अगर हमें नहीं पता तो तब हम उसमें नहीं लिखते, अगर हमें एग्जैक्टली पता होता है तो हम वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये नंबर जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट करा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारा लेक्चर का इख्तिताम हो रहा है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।